दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के क्या निराश हुआ जाए पाठ से संबंधित। इस पाठ को प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसमें हम इस पाठ को वाचन करेंगे, इसका अर्थ बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, जहाँ कहीं आवश्यकता होगी संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आप कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक को इस चैनल पर लगातार पढ़ना चाहते हैं, सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, कविताओं के भावार्थ जानना चाहते हैं, उनकी व्याख्या जानना चाहते हैं और साथ ही हिंदी व्याकरण को समझना चाहते हैं, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो जो इस चैनल पर बने वो आप तक पहुंच जाएं और प्लेलिस्ट में जाके आप कक्षा 8 की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो, क्या निराश हुआ जाए पाठ से संबंधित। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक कह रहा है कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, यानी कि उदास हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरें सुनते हैं वो तब। अब सवाल ये है, समाचारों में ऐसी खबरें छपने के कारण बैठता है या ऐसी घटनाएं होने के कारण बैठता है? तो दोनों स्थितियां हैं, लेकिन प्रथम स्थिति के बजाय दूसरी स्थिति ज़्यादा गंभीर है। चूँकि समाचार एक माध्यम है, इंग्लिश में उसे मीडिया भी कहा जाता है, तो वो माध्यम है, वो खबरें देखता है और उनको आम जन तक पहुंचा देता है। वो बात अलग है कि ये मीडिया भी आज की तारीख में बात करें तो बहुत सकारात्मक रूप से चीज़ों को प्रस्तुत नहीं करता है और सही पूछा जाए तो मीडिया यानी कि समाचार पत्र ये सब बिके हुए भी नज़र आते हैं। खैर, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के लेखक ये कहता है कि जब इस तरह की खबरें वो देखते हैं, चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक चिंता उठती है, घबराहट होती है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति दिखाई देती है जैसे कि सभी चोर हैं, सभी डाकू हैं, सब बेईमान हैं, सब भ्रष्टाचार करने वाले हैं, ईमानदार व्यक्ति कोई रहा ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने कि जो सबसे ऊंचे पद पर होता है या बड़े पद पर होता है वो सबसे अधिक दोष वाला व्यक्ति दिखाई देता है या दिखाया जाता है। दोनों ही बातें हैं। जैसे मान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री सबसे ऊंचे पद पर होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों में जो सचिव होते हैं, आरएस आईएएस अधिकारी होते हैं, वो ऊंचे पद पर होते हैं। तो ये सब अधिक दोष सहित दिखाए जाते हैं। कई स्थितियों में देखा भी जाता है। अभी हाल ही में बात करें तो कुछ समय पहले या भी देखा होगा आपने, मंत्रियों के बच्चों ने लखीमपुर खीरी जैसी जगह पर जैसे कि किसानों के आंदोलन पर गाड़ियां चला दी। तो मूल चीज़ ये है कि वो मंत्री का बेटा है, इसलिए वो आज़ाद घूम रहा है। उसको सज़ा होगी, नहीं होगी या कम होगी, या ये सारी चीज़ें, मतलब जो बड़े पद पर है वो बच निकलता है। वो भ्रष्टाचार को अनिवार्यता की श्रेणी में ला देता है कि ये भ्रष्टाचार नहीं, ये तो जैसे उसने सामान्य काम किया हो, इस तरह की स्थिति बता देता है। तो इसलिए लेखक चिंतित हैं। अप्रत्यक्ष रूप से लेखक तमाम तरह की विसंगतियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता।
यानी कि जो कुछ भी नहीं करता, चूंकि वो विवाद में नहीं आएगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहे, कुछ नहीं करेगा, वो सुखी है, टेंशन भी नहीं है उसको, किसी प्रकार का दुख भी नहीं है। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष लोग खोजने लगेंगे, तो कोई ना कोई कुछ काम करेगा तो निश्चित रूप से वो गलत करेगा या सही करेगा, तो गलत या सही करने पर लोग अपनी क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। तो अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि हम जैसे शादी विवाह में कहीं खाना खाने जाते हैं तो अक्सर इस खाने में स्वाद नहीं आया, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें पनीर थोड़ा सा टाइट रह गया, इसमें जो आलू छोले हैं ना उसमें ग्रेवी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई ना कोई दोष किसी ना किसी चीज़ में निकालते ही रहते हैं, ये हमारा एक स्वभाव भी बन गया है। बाकी ऐसा नहीं कोई जानबूझ के दोष निकालते हैं सभी लोग, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग वास्तव में जो है दोष तो दोष कहना ही पड़ता है, होता भी है, दोनों स्थितियाँ मतलब। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति है कि सभी लोगों में दोष जबरदस्त पनप गए हैं और गुण समाप्त हो गए हैं तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन बहुत सारी जगह पर व्यक्तियों के गुणों की बजाय दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो दिक्कत होती है। दरअसल मीडिया जब सभी तरह से नकारात्मक खबरें ही प्रस्तुत करेगा तो उसको पढ़ने वाले लोगों के मन में नकारात्मक भाव ही अधिक पैदा होंगे। जैसे किसी ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं और उन 10 में से अगर ये पता लगे कि 8 लोग भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं और बार बार ये खबरें आएंगी, तो वो 2 लोग जो नहीं करते हैं वो भी एक तो उन्हीं की श्रेणी में गिने जाएंगे, दूसरा वो भी करने लग जाएंगे। और बाहर के लोग जो उस डिपार्टमेंट की, उस विभाग की खबर पढ़ेंगे तो वो कहेंगे जब यही बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनैतिकता कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना करें अपने यहाँ पर। तो लेकिन सकारात्मक खबर यदि प्रस्तुत की जाए अधिक से अधिक तो उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा कि देखो वहाँ अच्छा काम हो रहा है तो हम भी कोशिश करें। तो ये प्रयास अगर हो तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक लोगों ने इस देश को आज़ाद करवाने में भूमिका निभाई और एक महान संस्कृति और सभ्यता वाले भारतवर्ष को उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसकी विशेषताओं के साथ जिंदा रहे, ऐसी भरपूर कोशिश की और उसके लिए उन्होंने अपने जीवन तक को आहूत कर दिया। तो लेखक ये कह रहे हैं कि ये वही देश है क्या जहाँ पर वो सब लोग थे जो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, त्याग, इन सब के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते थे, लेकिन इन चीज़ों को बरकरार रखने की कोशिश करते थे। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? हमारे देश में विविधता जो है वो बड़ी इसकी खूबसूरती है, यानी कि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के, संप्रदाय के, मान्यताओं के अनेक लोग यहाँ पर रहते हैं और सब मिलजुल के प्यार से, प्रेम से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या दूसरे आदर्शों के लोग, मानव महासमुद्र, यानी कि एक ऐसा समुद्र है जो मानव का है, महासमुद्र है। अन्य देश में आप ऐसी स्थिति नहीं देख पाएंगे। वहाँ बहुसंख्यक लोग एक ही धर्म, एक ही जाति के हैं। हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए आप, एक बाग है, एक गुलदस्ता है, तो उस गुलदस्ते में एक ही रंग के, एक तरह के फूल लगा दिए जाएं तो उसमें वो सुंदर तो है लेकिन बहुत खूबसूरत नहीं है। लेकिन उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फूल लगाए जाएं तो ज़्यादा अति सुंदर बनेगा, वो आकर्षित करेगा। वो जैसे 7 रंग हैं तो 7 रंगों में से एक रंग आप चुन लीजिए और वही रंग जीवन में हो तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए विविध रंग हों, सभी रंग हों, तो ये सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पंथ संप्रदाय के लोग, इन सब की खुशबुएं हमारे यहाँ पर जो एक महक करके एक बड़ा गुलदस्ता बनाती हैं, जो सबको आकर्षित करती हैं। लेकिन ये नकारात्मक रूप से प्रस्तुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लेखक को दुख है इस बात का। लेखक कह रहा है कि मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा।
मनीषियों यानी कि विद्वानों का, जिन्होंने तप किया, त्याग किया देश के लिए। तप त्याग का मतलब ये नहीं कि आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे जंगल में चले जाएं और वहाँ पर ईश्वर का ध्यान करें, वही तप होता है। आप जो काम करें सच्चे मन से और दूसरों के हित के लिए अपनी चीज़ें छोड़ें, वही तप है। तो ये महान देश है, मनीषियों का देश है। उनके सपने इतनी जल्दी बिखर नहीं सकते, वो साकार होंगे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फरेब यानी कि बेईमानी, धोखा। तो लेखक ये कह रहा है कि निश्चित रूप से, और ये पाठ जो है, ये जो निबंध है, एक तरह से ये लेखक ने करीब ये मान के चलिए आज से 50-60 वर्ष पहले लिखा है, यानी कि तब की स्थिति बता रहे हैं। और आज आप देखिए तो और भी ज़्यादा भयावह स्थिति है आज की तारीख में। तो लेखक ये कह रहा है कि माहौल अब ऐसा बन गया है कि ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों को सामान्य व्यक्ति समझ लिया जाता है, और वो बहुत परिश्रम करते हैं, श्रमजीवी परिश्रम करते हैं और पिसते हैं, दबते हैं, कुचलते हैं, मरते हैं। लेकिन जो बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे जो रोज़गार करने वाले लोग हैं वो फल फूल रहे हैं, यानी कि उनको रोज़गार भी मिल रहा है और जो मेहनती हैं उनको रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित जो ईमानदार होता है उसको मूर्ख समझा जाता है। सभी बेईमानी कर रहे हैं, तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम क्यों गांधी बन रहे हो, कई बार इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू यानी कि डरपोक, बेबस यानी कि जिनमें कुछ करने की हिम्मत न बची हो, बेचारे विवश हैं, क्या करें, बंधे हुए हैं किसी न किसी कारण से, मजबूरी से। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और जो जीवन के महान मूल्य हैं, आदर्श हैं, सच्चाई है, ईमानदारी हैं, उनके प्रति लोगों की आस्था पहले थी लेकिन अब हिलने लगी है कि इन आदर्शों पर, इन सच्चाइयों के रास्तों पर चलकर हमें क्या मिला। एक शेर मुझे याद आता है कि तुम्हें हमें हमारा झूठ मुबारक, अपने सच को आप संभालो, जिंदा रहना आज हुनर है, आदर्शों पर चलने वालों। तो आदर्शों पर चलने वाले तो भूखे मरते हैं, जिंदा वही है आज की तारीख में जो आदर्शों को छोड़ करके तमाम तरह के अवगुणों को अपनाते हुए चल रहा है। जिंदा रहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि या लेखक ये कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से एक बेहतर, एक अच्छी सहज जीवन जिंदगी के लिए आपको बेईमानी का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया है, परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी गई है। विद्यार्थियों, इस पाठ को हम यहीं विराम देते हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी। शेष पाठ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। शेष पाठ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।